रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। अभी हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस हम लोग मार्शल और हिक्स पढ़ेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कंज्यूमर सरप्लस मार्शलियन कॉन्सेप्ट, मार्शलियन कॉन्सेप्ट एंड हिक्सियन कंज्यूमर सरप्लस, मार्शलियन कॉन्सेप्ट एंड हिक्सियन कॉन्सेप्ट। कंज्यूमर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस मार्शलियन concept and Marshallian concept and Hicksian concept. कंज्यूमर सरप्लस उपभोक्ता की बचत की धारणा को हिक्स तथा हिक्कियंस तथा हिक्स ने दिया है कि और हिक्स जो है
1939 में उपभोक्ता की बचत की धारणा जो है, शुरुआती दौर में इसको कंज्यूमर्स रेंट भी कहा जाता था। मार्शल ने ही पहले नाम इसका कंज्यूमर्स रेंट दिया, बाद में इसको ड्रॉप करके कंज्यूमर सरप्लस के नाम से इसको दिया। मार्शल का कहना है किसी वस्तु के लिए आप क्या मूल्य देना चाहते हैं और वास्तव में क्या मूल्य देते हैं, इन दोनों मूल्य के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कंज्यूमर surplus is the difference. Consumer surplus is the difference between consumer surplus is the difference between price willing to pay price willing to pay. Consumer surplus is the difference सर डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ नेट का कोई प्रॉब्लम है? आ गए। बहुत नेट का प्रॉब्लम। प्राइस विलिंग टू पे, तो फिर लिखे सब गड़बड़ हो गया। कंज्यूमर सरप्लस Marshallian concept and Hixian concept. (1890) Marshallian concept 1939 Hixian concept. कंज्यूमर सरप्लस क्या आवाज हो रहा है भाई? इधर कंज्यूमर सरप्लस
consumer surplus is the difference between price willing to pay and price actually paid। उपभोक्ता की बचत की धारणा 1890 में मार्शल महोदय ने दिया था और फिर 1939 ईस्वी में हिक्स ने इसको हिक्सियन कंसेप्ट जो है 1939 में दिया गया। कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस विलिंग टू पे एंड प्राइस एक्चुअली पेड। किसी वस्तु के लिए आप क्या मूल्य देना चाहते हैं, किसी वस्तु के लिए क्या मूल्य देना चाहते हैं, इसके बारे में कहा जाता है। मार्शल का कहना है कि ये जो रेखा है ये मार्जिनल यूटिलिटी की रेखा है, सीमांत उपयोगिता। मार्जिनल यूटिलिटी को क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता जो है वो रेखा है। इस घर को अगर बंद कर दीजिएगा तो इस घर का नाम हो जाएगा कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता होगा। कुल उपयोगिता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी हो गया, पूरा एरिया आपका टोटल यूटिलिटी हो गया। ओ एम ई ए, ये पूरा का पूरा एरिया हो गया टोटल उपयोगिता। पूरा का पूरा एरिया हो गया टोटल उपयोगिता। कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता एरिया हो गया OMEA, मतलब कि टोटल यूटिलिटी इक्वल टू OMEA। OMEA को कहेंगे टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कितना एरिया को कहेंगे? OMEA। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी का लंब यहाँ है आपको OME
और यहाँ से एक लकीर खींच देंगे P। तो OMEP ये हो गया जो उसको मूल्य देना चाहता था टोटल यूटिलिटी के बराबर, और ये मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, ME हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो गया ME, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया ME। तो मूल्य देना चाहता है, मूल्य देना चाहता है, मूल्य देना चाहता है कितना के बराबर? OMEA, OMEA। लेकिन उसको मूल्य देना कितना पड़ता है? देना पड़ता है मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर। इसका नियम है कि प्राइस जो होगा, प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी है OMEA, मूल्य देना चाहता है, और मार्जिनल यूटिलिटी है ME। तो वास्तव में मूल्य कितना देगा? वो देना चाहता तो है OMEA, लेकिन वास्तव में मूल्य देगा, वास्तव में मूल्य देता है, वास्तव मूल्य देता है कितना के बराबर? OMEP, OMEP। तो ये घर जो हो गया, ये घर एक्स्ट्रा उसको मिल रहा है, देना चाहता है लेकिन लेने वाला ले नहीं रहा है। लेने वाला का दाम हो गया है, दाम उसका हो गया है OP। बाजार में जो जाएगा वो, तो बाजार में मूल्य रहेगा OP, मूल्य है OP। लेकिन मन में सोच रहा था कि हम देंगे OMEA। जब वहां पहुंचता है तो वो जो वस्तु लेना चाहता है, X वस्तु लेना चाहता है, तो X वस्तु के लिए वो पैसा निकाल के देना चाहता है। तो पैसा पूछता है कितना देना होगा, तो बोला OMEP, क्योंकि मन में सोच के आया था कि हम OM वस्तु के लिए कितना दे देंगे, OMEA। लेकिन वो लेता नहीं है, वो कहता है कि हमको दीजिए आप OMEA। तो ये जो घर बच गया, ये ट्रायंगल ऐसा एरिया है, तो ये एरिया जो है APE, ये एरिया का नाम क्या हो जाएगा? APE। तो प्राइस willing to pay, price willing to pay, price willing to pay minus price actually paid इक्वल टू हो जाएगा कितना? इक्वल टू हो जाएगा
OMEA माइनस OM माइनस OM EP equal to APE। अब हम लोग चित्र में देख रहे हैं कि मार्शल का कंज्यूमर सरप्लस है। किसका कंज्यूमर सरप्लस हम लोग देख रहे हैं? मार्शल का। मार्शल कंज्यूमर सरप्लस अप्रोच। मार्शल कंज्यूमर सरप्लस अप्रोच मार्शल के द्वारा बतलाया गया है कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। उपभोक्ता की बचत, उपभोक्ता की बचत, क्या इसको कहेंगे? उपभोक्ता की बचत, उपभोक्ता की बचत। इसको हम लोग बोलेंगे उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत, उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस। उपभोक्ता की बचत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और मार्शल का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? मार्शल का। मार्शल कहता है कि बाजार में उपभोक्ता जाता है और उसको मालूम नहीं कि क्या मूल्य है। उसके पास पैसा है, वो मन में सोचता है कि हम जाएंगे खरीदेंगे और हम OMEA देकर हम X वस्तु खरीद के OM लाएंगे। ये सोच रहा है। सोचते सोचते बाजार पहुंच गया। जब बाजार पहुंच गया तो देखता है कि OMEA वो देना चाहता था, लेकिन मांगने वाला मांग रहा है मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर। ये जो रेखा है मार्जिनल यूटिलिटी इतना चाहिए M, ठीक है, तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी हो गया ME। सब इकाई का दाम एक ही होगा। उसे सीधे बाएं लकीर खींचिए और P पर ले आइए। P पर ले आइए तो एक एरिया बन जाएगा, रेक्टेंगुलर एरिया OMEP। यही रेक्टेंगुलर एरिया है जो आप पेमेंट करते हैं। भले ही आपको उससे ज्यादा खुशी मिल रही हो, उससे ज्यादा संतुष्टि मिल रही हो, उससे ज्यादा आपको उपयोगिता मिल रही हो, उससे दुकान वाले को कोई मतलब नहीं है। अखबार आपको दे दिया, उसमें आपका UPSC का रिजल्ट निकला हुआ, आपका निकला है कि नहीं निकला है उससे उसको मतलब नहीं है, लेकिन आप श्योर शॉर्ट है कि आपका निकला ही होगा, तो आपका बिलिंग टू पे ज्यादा होगा। दाम है अखबार का 5 रुपया, आप देना चाह रहे हैं 7 रुपया 10 रुपया हमको दे दो, क्योंकि आपको लग रहा है भीतर से कि आपका रिजल्ट है, जल्दी हाथ में आ जाए, अखबार को देख ले। तो बिलिंग टू पे जो है वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो जो व्यक्ति को अनुमान है कि उसका अच्छा है, उस वस्तु से उसको लाभ होगा, तो कहेगा कि हमको दीजिए, और वो मन में उसको बिलिंग टू पे हाई होगा। OMEA वो सोच रहा है कि हमको हम दे देंगे, हमको चाहिए OX वस्तु, OMX वस्तु OM मात्रा चाहिए। बाजार में जब पहुंचता है तो जो बैठा हुआ दुकान वाला उससे पूछता है क्या चाहिए, देखा कि हमको OMX वस्तु चाहिए, तो M से वो लकीर ऊपर खींचा, देखा E हुआ, ME हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ME हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। तो ME तो टोटल उसको देना पड़ेगा OMEP। इतना दे करके वो अपने सामान को ले जाएगा। अब वो मन में सोचेगा, कि सब मन में सोचने की बात है, इसलिए अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जो है कंज्यूमर सरप्लस के धारणा को रिजेक्ट कर दिया। कहा सब मन में सोच रहा है, वास्तविक नहीं है, लेकिन मन में सोचना भी बहुत महत्वपूर्ण है।
ब्रिटिश इकोनॉमिक्स कहता है कि मन में कोई सोच रहा है तो उसका बहुत महत्व है, उसका फीलिंग अच्छा होगा। अगर जो मन में सोच रहा है उससे कम ही में उसको मिल जा रहा है तो अपना ही पैसा है, लेकिन वो महसूस करेगा कि वो एक तरह का सरप्लस उसको हो गया। पैसा उसी का है, उसको कोई दे नहीं रहा है, लेकिन मन में सोच लिया कि OMEA हम दे देंगे OMX वस्तु लेने के लिए। लेकिन जब वहां पहुंचता है तो उसको OMX वस्तु मिल जाता है, लेकिन देना पड़ता है OMEP। तो कितना बच गया? APE जो चाह रहा था उसमें से कट के निकल जाएगा। चाह रहा था OME देना, लेकिन मिला कितना? OMEP। मोतीलाल जी सर। जरा इस चित्र को समझाइए तो आप, कितना वो देना चाहता है, कितना वो देता है, कंज्यूमर सरप्लस कितना मिल रहा है? एक्चुअली में सर वो देना तो चाह रहा था OMEA टोटल एरिया, हाँ। लेकिन यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ME है, और उससे जब हम वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो P तक जो कवर होता है एरिया, वो एरिया कन्वर्ट हो जाता है OMEP, जो कि उसको बाजार मूल्य पे करना पड़ता है उस स्थिति में। इस प्रकार जो बचा हुआ जो रेसिडुअल पार्ट है वो PEA है, जो कंज्यूमर सरप्लस के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है। थैंक यू, एकदम ठीक है। तो सुनीता, जी सर। सुनीता जी इस सर। चित्र को एक्सप्लेन करो तो। सर जब उपभोक्ता मार्केट में जाता है तो एक्स वस्तु की OM मात्रा खरीदना चाहता है और वह उसके लिए OMEA पे करना चाहता है, लेकिन वस्तु का मूल्य जो है OP रहता है, जहाँ पे वह OMEP पे करता है, और जो क्षेत्र बच जाता है उसके पास उसी को उपभोक्ता का बचत कहा जाता है, APE क्षेत्र। उद्देश्य उद्देश्य यस सर। तुम इस चित्र को समझाओ तो। यस। मार्जिनल यूटिलिटी पर जोड़ दीजिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी पर कि उतना ही के बराबर उसको मूल्य देना है नियम के मुताबिक और शास्त्र के नियम के मुताबिक। हाँ बोलिए तो चित्र को। अकॉर्डिंग टू मार्शल का कहना है कि कंज्यूमर सरप्लस कैसे होता है, तो कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस विलिंग टू पे एंड प्राइस एक्चुअली पे। तो एक इस फिगर के अनुसार MU मार्जिनल यूटिलिटी रेखा है, और उससे एक बिंदु से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर गिराएंगे तो एक एरिया बनेगा OMEA, जो कि उसका बिलिंगनेस पावर है उस वस्तु को परचेज करने का। तो इतना पे भी करना चाहता है OMEA। और एक बात और है कि MU इक्वल टू प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस, मार्शल ने पहले ही प्रूफ कर चुका है। और इससे जब हम कितना परचेज करना चाहते हैं तो इससे वस्तु मिलता है OMEP, और इतना में ही उस वस्तु को परचेज कर पाते हैं। तो टोटल एरिया में से OMEA में से OMEP को माइनस करेंगे तो हमारा APE एरिया बच जाएगा, जिसको कंज्यूमर सरप्लस बोलेंगे। ठीक है। हेमंत, तुम्हारा ठीक है। हेमंत आए हैं कि नहीं? आए हैं सर। आए तो हैं सर। है? आए हैं। हेमंत, हाँ सर। हाँ सर। जाए चित्र को एक्सप्लेन करो तो। सर उपभोक्ता अधिशेष है, कोई उपभोक्ता जितना देना चाहता है और वास्तव में जितना मूल्य अदा करता है, उस दोनों का अंतर है, उसी को उपभोक्ता अधिशेष कहा जाता है। इस चित्र में सर उपभोक्ता जो है मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर पे करना चाहता है, लेकिन वो पे करता है
उससे कम वो पे करता है OMEP, लेकिन वो देना चाहता है OMEA। इस तरह से दोनों का डिफरेंस जो होगा वह होगा कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता अधिशेष, वो बराबर होगा आपको APE के बराबर। हरिगोविंद, हरिगोविंद। जी सर। हाँ, आप चित्र के बारे में कुछ बोलिए तो। चित्र में एरिया बोलिए ना, कितना एरिया नजर आ रहा है आपको? टोटल एरिया OMEA, टोटल एरिया कितना नजर आ रहा है? बोलिए, आप अपने मुंह से बोलिए OMEA। गुड OMEA। नेट स्लो रहने का और स्लो आ रहा है। अच्छा, ठीक है, छोड़ दो तुम, नेट स्लो है तो हम लोग इस चीज को समझ गए। ये किसका दिया हुआ है? मार्शल। मार्शल। हरगोविंद से सवाल पूछे, आ गया है स्क्रीन पर। हरिगोविंद लेफ्ट। ओ लेफ्ट गोपाल कर का, गए। हाँ लेफ्ट कर गया। सर ये इसमें बोलना जरूरी है कि जो प्राइस है ना वो MU के बराबर होता है, मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, ये जरूरी है। जी तो तुम जी नहीं बोली हो इसलिए हम फिर स्ट्रेस किए हैं। जी हम भूल गए। नियम है कि प्राइस बराबर मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होता है। तो आप क्या देना जी। चाहते हैं मन सोचे रहिए। अब हम पूछे सवाल तो ये हरगोविंद चौहान लेफ्ट। पहले उसका आवाज भी कुछ आवाज उसका जैसे बोलना चाहता है तो आवाज बहुत दूसरे तरह का आने लगता है। इंटरनेट का प्रॉब्लम, हाँ कुछ नेट का प्रॉब्लम स्लो हो है। इसीलिए लेफ्ट हो गया। अरे अभी हमारे यहाँ नेट गायब है, वाईफाई। अब मोबाइल से हॉटस्पॉट से लगाए हैं तो चल रहा है। बहुत खराब स्थिति है। सारा लोड अब जा रहा है इंटरनेट पर, हर कामे पर इंटरनेट आ रहा है जी। सप्लाई इसका कमजोर है और डिमांड तेजी से बढ़ रहा है। तो अब अंडमान निकोबार में फाइबर लगा रहा है, उसका रेट दिल्ली के बराबर हो जाएगा। बिहार का धंसा हुआ ही रहेगा। यहाँ कोई फाइबर ऐसा नहीं लगा रहा है कि रेट दिल्ली के बराबर। यहाँ रेट जो है 5G कहेगा लेकिन रहता नहीं है। 4G पर अटका रहता है, स्लो भी रहता है, कटता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सर सिंगापुर बनाना चाह रहा है। हाँ, वही सब वो चाह रहे हैं ना। तो सिंगापुर से जो भी कंपनी है ना वो सब अंडमान आ जाए। वहाँ पे चाइना विवाद के कारण कुछ प्रॉब्लम है ना। हाँ, तो अंडमान निकोबार आ जाएगा तो वहां भी बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। साइक्लोनिक जो है उतना वहां से ज्यादा है यहाँ, और निकोबार में जो है जी सर। सिंगापुर का हम नहीं खा सकते, लेकिन सिंगापुर से ज्यादा यहाँ पानी का उछाल आता है। ऑस्ट्रेलिया से स्वाइप आइलैंड किया है सर, कोको आइलैंड, और इसका कि यहाँ पे हम इसलिए वहाँ पे इंटरनेट ज्यादा जरूरी कर रहा है सर। ना वो तो ठीक है, वो तो सब जगह जरूरी है, कहाँ जरूरी नहीं है। अब जज जो है क्वेश्चन आंसर ये सब इंटरनेट के थ्रू पूछता है पार्टी से। बहुत जगह जो है कोर्ट में आने का जरूरत नहीं है, वो जेल में ही है, वहीं से आपको रिप्लाई देगा क्वेश्चन आंसर का। इसका तो अच्छी चीज है। आजकल कोर्ट में सर ऑनलाइन ही सुनवाई हो रही है। हाँ, सब वर्चुअल ही हो रहा है। कोर्ट कहाँ सब जगह वर्चुअल हो रहा है। वर्चुअल में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अगर मजबूत खर्च भी कम होती है। जितना भी बहुत तरह का सम्मेलन बचत है। जी सर, सम्मेलन हो रहा है सब वर्चुअल ही हो रहा है। कौन कवि सम्मेलन? नहीं सर। कुमार विश्वास जो है लंदन में कवि सम्मेलन कर रहा है।
नहीं सर, जो ये जैसे ब्रिक्स का, नैम का, ये सब जो है ना। हाँ सो वेबिनार। वेबिनार। हेमंत, तुमको वेबिनार में हम देखे थे, हाँ सर, हम ज्वाइन किए थे सर। तो तुम हमारा फोटो देखे कि नहीं? हाँ सर, देखे थे आपका। लेकिन आपके बाद हम सर, आप जब आपका जो समाप्त हो गया तो उसके बाद हम ज्वाइन किए, तो आपका सुन नहीं पाए सर। हाँ, हम आपको देखे कि जब स्क्रॉल किए तो देखे कि आपका फोटो आ गया। चलिए, तो ये मार्शल का कंसेप्ट हो गया। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग हिग्स पर डालेंगे। लगता है जुड़ गए ये हरि किशन जी, क्या नाम? अब इसको नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। हिग्सियन, एक लड़का अहमदाबाद से जुड़ रहा है, एडमिशन ले लिया है। नेशनल लेवल पर हो गया हुआ है, तमिलनाडु से जुड़ रहा है, बाहर बाहर से। बहुत अच्छा हो गया सर। हाँ, इसमें पॉलिटिक्स नहीं ना है, वो अपना देख रहा है, देख के उसको पसंद आया। हिग्सियन कंज्यूमर सरप्लस, हिग्सियन कंज्यूमर सरप्लस भी वही है, इसमें भी है कंज्यूमर सरप्लस, प्राइस willing to pay, price willing to pay, minus price actually, price willing to pay minus price actually paid. Price willing to pay minus price actually paid equal to consumer surplus. कमीशन में इससे क्वेश्चन एकदम कोई ना कोई तरह का रहेगा ही, क्योंकि बहुत ही एप्लीकेबल से चीज है। हिग्सियन कंज्यूमर सरप्लस क्या कहता है? प्राइस विलिंग टू पे माइनस प्राइस एक्चुअली पेड, कंज्यूमर सरप्लस। हिग्स महोदय कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व की सहायता से हम कंज्यूमर सरप्लस को निकालेंगे, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी की काफी आलोचना हुई है, और मार्जिनल यूटिलिटी की आलोचना के कारण उन्होंने कहा कि अब हम इसको त्यागते हैं यूटिलिटी को और लेते हैं इंडिफरेंस कर्व को। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, ये क्या कहता है? ये कहता है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच कहता है कंज्यूमर सरप्लस वह धारणा है जिसको स्वीकार कर ले तो नीचे के इंडिफरेंस कर्व से ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पर उपभोक्ता प्रस्थान कर जाएगा। ड्यू टू कंज्यूमर सरप्लस, consumer moves from lower indifference curve to higher indifference curve. Consumer surplus is a passage of consumer from lower indifference curve to higher indifference curve. Consumer surplus is a passage. Consumer surplus is a passage from lower indifference curve to higher indifference curve. तो आप इसको कह सकते हैं
कि कंज्यूमर moves from lower consumer moves from lower indifference curve to higher indifference curve. Consumer moves from lower indifference curve to higher indifference curve. Consumer moves from lower indifference curve to higher indifference curve due to consumer moves from lower indifference curve to higher indifference curve due to consumer surplus. उपभोक्ता के बचत के कारण उपभोक्ता नीचे के तटस्थ वक्र रेखा से ऊपर के तटस्थ वक्र रेखा पर चली जाती है। तटस्थ वक्र रेखा को ही किसी किसी जगह पर उदासीनता वक्र रेखा कहते हैं। तो उपभोक्ता की बचत के कारण उपभोक्ता नीचे के उदासीनता वक्र रेखा से ऊपर के उदासीनता वक्र रेखा पर प्रस्थान कर जाता है। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस इज ए पैसेज फ्रॉम लोअर इंडिफरेंस कर्व टू हायर इंडिफरेंस कर्व। उपभोक्ता की बचत वह रास्ता है जिसके द्वारा उपभोक्ता नीचे के तटस्थ वक्र रेखा से ऊपर के तटस्थ वक्र रेखा पर चला जाता है। अर्थशास्त्र में नीचे से ऊपर तटस्थ वक्र रेखा पर जाना अच्छा माना जाता है। उसको क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है। अब हम लोग यहाँ देखें इसको चित्र में, ये हमारा चित्र है। अब मान लीजिए ये तटस्थ वक्र रेखा है, इंडिफरेंस कर्व 1 है और उपभोक्ता के पास पैसा है OA और वो मन में सोचता है कि हमको खरीदना है OM। कितना खरीदना है? OM। वो मन में सोचता है कि हमको खरीदना है OM, तो वो मन में सोचता है कि हम GE देना चाहता है। देना चाहता है कितना? GE। और उसको कीमत मालूम नहीं है, मन में सोचता है कि हम GE दे के OMX वस्तु ले लेंगे, OMX वस्तु ले लेंगे और A वस्तु पर आय है उसका, Y वस्तु आय है, Y वस्तु आय है। तो मन में सोचता है कि हम GE देंगे और OM ले लेंगे। मन में आप सोच लिए कि हमको इतना पर लेना है। अब बाजार अभी पहुंचे नहीं है। बाजार में जब पहुंचे तो देख रहे हैं माजरा दूसरा बदला हुआ है। माजरा जो है बदला हुआ है। माजरा क्या है कि प्राइस लाइन है वहां, और प्राइस लाइन जो है वो ये है AB। बाजार में जब आप पहुंचते हैं तो आपका सोच पलट गया। आप देखिए कि भाई ब्लैक मार्केटिंग का टिकट लेना था सिनेमा हॉल का, सोचे कभी इतना दे के लेंगे ही। वहां पहुंचे देखे पुलिस का पहरा लगा हुआ है, 1 पर्सन 1 टिकट सब लाइन में लग के ले रहा है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं, जो रेट है उस पर मिल रहा है। जब वहां पहुंचे तो आपको पता चला कि आपको उतना ही मिलेगा और आप ऊंचे इंडिफरेंस कर पर चले जाइएगा, क्योंकि आपके मन में हो जाएगा कि अरे हम जितना सोचे थे उससे कम ही हमको मांग रहा है, सोचे थे उससे कम मांग रहा है।
और हम पहुंच गए पी बिंदु पर। क्यों? क्योंकि पी बिंदु पर टेंजेंट हो गया। प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व 2। उपभोक्ता सोचा था मन में कि हम जीई देंगे, उस समय उसको प्राइस का पता नहीं था। जब पहुंचा बाजार में तो कहा भाई हमको चाहिए ओएम और आई एम विलिंग टू पे जीई, विलिंग टू पे है जीई। वो सोचा कि हमको लेना है, तो उसका बिलिंग टू पे, बिलिंग टू पे कितना माना गया? बिलिंग टू पे जो है जीई। जब बाजार में पहुंचा तो प्राइस लाइन है एपी, प्राइस लाइन है एपी, बाजार में एबी, सॉरी, प्राइस लाइन है प्राइस लाइन क्या है? इक्वल टू ए बी। प्राइस लाइन है ए बी। बाजार में पहुंचा क्या भाई हमको लेना है ओएम और बिलिंग टू पे है उसका जीई। जब वहां पहुंचता है तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का नियम है कि प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। तो प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व पी पॉइंट पर हो रहा है। पी पॉइंट पर प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। प्राइस लाइन must be tangent, price line must be tangent to indifference curve. Price line must be tangent to indifference curve. कहाँ टेंजेंट है? ई पॉइंट पर। टेंजेंट कहाँ है? पी पॉइंट पर। टेंजेंट है कहाँ पर? ई पॉइंट पर। टेंजेंसी उसका बन रहा है कहाँ पर? ई पॉइंट। सर इंडिफरेंस का 1 वाई एक्सिस पर टच करेगा? इंडिफरेंस कर 1 वाई एक्सिस पर क्या बोले? को टच करेगा सर? किस पर? वाई एक्सिस पर, इनकम पर। ए जो वहां तो शुरू टच कर, वहां पर टेंजेंट नहीं ना, टच तो करेगा ही। उतना पैसा उसके पास है ना, कुछ नहीं खरीदेगा तो कहाँ पर वो रहेगा? ना ठीक क्वेश्चन पूछा। कुछ नहीं खरीदेगा तो कहाँ पर रहेगा? वो ए पर रहेगा। कुछ नहीं खरीदेगा तो कहाँ पर रहेगा? वो ए पर रहेगा। इसलिए वह टेंजेंट है। टेंजेंट नहीं है, वहां से ओरिजिन है, स्टार्ट है वो। और YC1 पर वो सोच रहा है कि हम दे देंगे जीई दे देंगे और हम ले लेंगे ओएम। प्राइस उसको मालूम नहीं। जब प्राइस मालूम उसको होता है तो देखता करे वो तो नीचे के इंडिफरेंस कर्व से ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पर शिफ्ट कर गया। इसलिए कहा जाता है कंज्यूमर सरप्लस इज ए पैसेज लाइन है, हिक्स का लाइन है।
कंज्यूमर सरप्लस इज ए पैसेज फ्रॉम लोअर इंडिफरेंस कर्व टू हायर इंडिफरेंस कर्व। जैसे भगवान का आप आराधना करते हैं तो पैसेज क्या है? नरक से स्वर्ग की ओर जाने का, कि उल्टा क्या है? नरक से स्वर्ग की ओर कि स्वर्ग से नरक की ओर? तो अगर आप भगवान की आराधना करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, आदमी के बारे में सोचते हैं, सब चीज आप अच्छा सोचते हैं, तो ये मान्यता है कि ये आदमी जो है सुकर्म कर रहा है। और सुकर्म कर रहा है तो एक अच्छे परलोक में, जो कि कोई जानता नहीं, देखा नहीं है, काल्पनिक है, वहां चला जाएगा। उसी तरह से कंज्यूमर सरप्लस दिखाई नहीं दे रहा है। कंज्यूमर सरप्लस उसी के पॉकेट में है, उसी का पैसा है, लेकिन उसको महसूस होगा। अब कोई किसी का पिता पढ़ा लिखा नहीं है और साइकिल के दुकान में हवा भर रहा है, और वहां उसका बेटा भी वही काम कर रहा है। आज बेटा IAS हो गया, तो वो बाप को क्या लगेगा कि खुद वही IAS हो गया। उसके भीतर से एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होगा। जब बेटा के साथ बड़े बड़े स्टेज पर जाएगा तो उसको फीलिंग होगा कि वही बन गया IAS, जबकि बना है उसका बेटा। उसी तरीके से बेटा अगर कुकर्म कर दिया, मर्डर कर दिया, तो उसके साथ बाप को ही पकड़ के ले जाता है कि नहीं ले जाता है? जी तो सर। इसलिए उल्टा सीधा दोनों देख लीजिए। तो कहता है कि वो उसके पॉकेट में पैसा है, चला वहां से, तो चला वहां से तो इंडिफरेंस कर 1 पर है वो। अब वो सोचा कि हम कितना देंगे, तो GE ऊपर से ही छाट के दिया जाता, देने वाला बराबर ऊपर से छाटता है। पिछले क्लास में हम लोग बोले थे इस बात को। तो ऊपर से वो GE कहा कि दे देंगे। और जब वहां प्राइस लाइन आया तो अपने साथ एक नया इंडिफरेंस कर्व लाया P बिंदु पर, टेंजेंट वाला इंडिफरेंस कर्व 2, तो उसको पेमेंट अब करना पड़ेगा GP। तो कंज्यूमर पेज GP, कंज्यूमर actually पेज GP। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया? कंज्यूमर सरप्लस हो गया प्राइस बिलिंग टू पे, यहाँ है प्राइस बिलिंग टू पे कितना है? GE एक्चुअली पे कितना है? GP एक्चुअली पे कितना है? GP कंज्यूमर सरप्लस कितना हो जाएगा? PE जी कितना हो जाएगा? EP या PE कुछ बोलिए। PE हो जाएगा ना सर? PE हाँ ठीक है ना? PE कंज्यूमर सरप्लस कितना हो जाएगा? PE तो यही घर जो है, इसी घर को कहा जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। इसी घर को क्या बोलेंगे? कंज्यूमर सरप्लस। इसी को CS बोलेंगे। CS जो हो गया PE, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस को ही हम लोग बोलते हैं
CS। कंज्यूमर सरप्लस को CS कहेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच ऑफ कंज्यूमर सरप्लस हिक्सियन अप्रोच है। हिक्सियन अप्रोच की उत्पत्ति कब हुई थी? 1939। किताब का नाम क्या था? वैल्यू एंड कैपिटल। वैल्यू एंड कैपिटल। वैल्यू एंड कैपिटल बुक। मोती समझ में आ गया? जी सर। सुनीता जी सर। सर ये तुम बताओ ABCD तो टाइप चीज के बारे में। एबी सर जो ABCD टाइप सवाल पूछते हैं, मतलब 200 शब्द 250 शब्द में लिखने के लिए, तो इसमें दोनों एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ, तो अब इकोनॉमिक्स में तो है ही, फिजिक्स में रहेगा तो इक्वेशन के बिना हो ही नहीं सकता। सब जहां कहीं भी होगा आप इसको उद्धृत कर सकते हैं। ये ओरिजिनल डायग्राम है, उन्हीं का डायग्राम है। तो सुनीता तुम जरा चित्र को एक्सप्लेन करो तो। जी सर। शुरुआत करोगी, उपभोक्ता के पास OAI है, वह OMX वस्तु खरीदना चाहता है, बाजार को प्रस्थान करता है और सोचता है कि GE दे देंगे। जब बाजार पहुंचता है तो AB प्राइस लाइन है जो कि टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व 2 पर, तो अपने आप को E से बजाय P पर पाता है। जी। हाँ बोलो। और सर इसको घेरेंगे नहीं, इसका जो एरिया है कंप्यूटर सरफेस? ना एरिया रेक्टेंगुलर एरिया बनाने की जरूरत नहीं है, वर्टिकल लाइन है ना जी। एरिया वहां घेरा जाता है जहाँ एवरेज लाइन रहता है, मार्जिनल लाइन रहता है। मार्जिनल घेरेंगे तो टोटल हो जाएगा। ये तो अपने आप में ही टोटल है। 1000 रुपया माइनस 500 बराबर 500, तो घेरने का इसमें क्या जरूरत है? जी। हाँ बोलो। बहुत हिंदी किताब में घेर देगा, ई से इधर मिला कर रंग देगा, वो गलत है। सरप्लस वही हम देखे थे तो हमको लगा कि पता नहीं, इसलिए पूछ लिए। बोलो। सर ये उपभोक्ता जो है उसकी आय OA है और वह X वस्तु की OM मात्रा खरीदना चाहता है और इसके लिए वह GM पे करना चाहता है। लेकिन जब बाजार में जाता है तब कीमत रेखा वो देखता है कि AB है और इसके लिए वो उसको GP ही पे करना पड़ता है जो कि GE से कम है। तो उसका जो सरप्लस है वो GP, उसका सरप्लस जो है GE माइनस GP हो जाता है और जो एरिया जो PE क्षेत्र है वो उसका सरप्लस हो जाता है। तो बढ़िया से नहीं एक्सप्लेन। PE एरिया नहीं है, PE लंब। जी सर। लंब का PE उसमें लंब है, वो PE लंब है और लंब है हम लोग का टोटल GM।
GM GM में वो GM लंब है, जी GM में लंब में वो देना चाहता है GP GE जी और देना देता है चाहता है GE, तो बच गया कितना PE। P वो देना कितना चाहता है, देना G चाहता है M टोटल उसके पास GM पैसा है, GM पैसा में वो GE देना चाहता है। जी और स्पष्ट होकर के लिखो, उसके पास टोटल पैसा कितना है, OA है, और OA बराबर क्या है, GM है GM है ना। जी पैसा जो है बाएं है, उसी को हम लोग दाएं नाप रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते कि OM इक्वल टू GM, OM इज इक्वल टू GM। इसलिए ये आय है, क्या है उसका, उपभोक्ता का आय है, इनकम OA है। होगा सर, OA इक्वल टू GM OA हाँ OA इक्वल टू GM यही हो गया इनकम, यही हो गया इनकम, जो जी हम लोग नाप सकते हैं किस से, GM से M GM से। और GM जो है बराबर है G बराबर है GE प्लस GP प्लस GP GE प्लस कितना होगा, GM GE और GM EM बचेगा ना, EM बचेगा। वो इनकम है, वो इक्वल टू GM हम लोग लेंगे, और इस GM में से GE देना चाहता है और देता है एक्चुअली कितना, GP। तो बिलिंग टू पे है GE, बिलिंग टू पे है GE, और प्राइस लाइन चुकी है ए भी प्राइस लाइन है, तो कंज्यूमर एक्चुअली पे कितना करता है, GP ऊपर है लिखा हुआ। तो यहाँ इसको बराबर कर दिए कि लेफ्ट साइड में जो है वही राइट साइड में लंब के रूप में है, इसलिए लिखा रहे हैं कि एरिया घेरने की जरूरत नहीं है, एरिया का जरूरत नहीं है, ये लंब को नापा जाएगा, परपेंडिकुलर को नापा जाएगा, है ना जी। कंज्यूमर सरप्लस जो है वो OM बंडल ले रहा है, उस पर उसको कंज्यूमर सरप्लस की प्राप्ति होगी PE। ठीक ऐसा ही चित्र एक से किताब में बना हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का किताब से किताब देख के लिखा, फिर उस किताब की किताब देख के लिखा, ओरिजिनल देखवे नहीं किया क्या है। ओरिजिनल देखने पर बहुत सारी चीज का आपको ज्ञान ज्यादा होगा, कम टेंशन से आप उसको समझ सकते हैं। डुप्लीकेट में जो है टेंशन ज्यादा रहता है, शक भी ज्यादा रहता है। तो हिग्स का ये चित्र है, समझ में आ गया जी सर। अब हम लोग देखेंगे कि प्राइस के घटने से कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाता है, प्राइस के घटने से कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाता है। प्राइस घटेगा तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना प्राइस पर दे रहा है भले उससे भी कम अगर हो जाए तो कंज्यूमर सरप्लस और बढ़ जाएगा। और उपभोक्ता IC1 से IC2 पर गया है
और 2 से कहाँ चला जाएगा, 3 पर चला जाएगा वो। 3 पे चला जाएगा। हाँ, तो अगर मान लीजिए परीक्षा में कहीं क्वेश्चन में या कि भाई उपभोक्ता के बारे में बताइए कि क्या उस पर असर होता है, तो आप बताएंगे कि ये प्राइस लाइन है। अब मान लीजिए प्राइस लाइन ये घट गया, एक्स की कीमत क्या हो गई, घट गई। और अब इंडिफरेंस कर्व का हम लोग लेते हैं, तो इंडिफरेंस कर्व यहाँ है, इंडिफरेंस कर्व यहाँ है, इंडिफरेंस कर्व यहाँ है, और ये हमारा जो लकीर है वो ये लकीर ऐसे जा रहा है, ये हमारा है जी और ये हमारा है एम, अब ये है हमारा ई और ई है पी, आई है पी डैश। तो पहले कंज्यूमर सरप्लस ये था, कंज्यूमर सरप्लस हम लोग का पहले ये था, और अब कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, बढ़ गया। देखिए इतना बड़ा हो गया। पहले आप IC 1 पर थे, उसके बाद आप चले गए IC 2 पर, अब आप चले गए IC 3 पर। तो पहले आप देना चाहते थे GE, लेकिन आपने दिया GP, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस हो गया PE। अब आप देना चाहते थे GE, लेकिन आपका मांग रहा है अब GP1, क्योंकि प्राइस घट गया, प्राइस घट गया। तो अब कंज्यूमर सरप्लस आपका हो जाएगा GE माइनस GP1, तो P1E, P डैश E, कंज्यूमर सरप्लस आपका क्या हो जाएगा, P डैश E। प्राइस लाइन आपका जो है पहले था PX बाई PY, PX बाई PY था, अब आपका PXY नहीं, 0 हो गया, PX0 बाई PY। तो PY जो कहते हो है उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन आपका AB था, अब मूल्य घट के हो गया AB0, तो PX की कीमत घट गई। प्राइस ऑफ X goods falls, price of X goods falls। कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीजेज, कंज्यूमर सरप्लस क्या हो रहा है, इंक्रीजेज। प्राइस ऑफ X goods falls, कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीजेज। प्राइस ऑफ X goods falls, कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीजेज। प्राइस ऑफ X falls, कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीजेज। increases from PE to P dash P-E. P dash E। Price of X goods falls, consumer surplus increases from PE to P dash E। कहता है कि यहाँ
एक्स कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी है। यहाँ आपका जो है वाई कम्युनिटी है। तो कंज्यूमर सरप्लस 2 के बजाय अब 3 खींचेंगे, क्योंकि पहले वो पी पर था, पी पर नहीं रह के P1 पर चला गया। अब वो देना चाहता था जीई, और एक दिन गया तो देना पड़ा उसको जीपी, तो कंज्यूमर सरप्लस हो गया पी। अगले दिन बाजार पहुंचा, देखा अरे घटा हुआ है प्राइस, और उसे जीई देना चाहता था तो दे रहा है अब जी पी डैश। तो अब कंज्यूमर सरप्लस जो है जी पीई कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा पहला पीई, अब नया वाला हो जाएगा पी डैश ई। तो प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स जो है बदल जाएगा। ये बात समझ में आ गई सुनीता? मोतीलाल जी सर, जी सर। हाँ सर, समझ में आया ना? तो हाँ सर। समय को यूटिलाइज करते हुए फास्ट चित्र को घर पर खूब अभ्यास कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा ओरिजिनल चित्र डाल सकिएगा उतना ज्यादा लाभकारी होता है। और मूल्य का यही कारण है कि जैसे ही कीमत घटती है तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। सरकार तुरंत जो है उसका महंगाई भत्ता जो है वापस ले लेती है, ताकि वो जैसा था वैसा ही रह जाए। क्या मतलब हुआ? ही इज नाइदर बेटर ऑफ नॉर वर्स ऑफ देन बिफोर। कंज्यूमर सरप्लस जो है उसको देने से क्या सरकार के मन में क्या उद्देश्य है? प्राइस बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया तो उसका इनकम बढ़ा दिया, महंगाई भत्ता बढ़ गया। तो महंगाई भत्ता क्यों बढ़ाता है? कि जिस इंडिफरेंस कर पर था वहीं रह जाए। वो इंडिफरेंस कर गिर रहा है, उसको रोकने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस फॉल हो गया तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गया। अब ये कंज्यूमर सरप्लस का बढ़ा हुआ हिस्सा सरकार अगर टैक्स के रूप में ले भी ले तो उपभोक्ता पर कोई इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले तो दे ही रहा था, पहले प्राइस टैक्स दे रहा था, अब जो है सरकार को टैक्स के रूप में दे रहा है, इन्फ्लेशन टैक्स, डिफ्लेशन टैक्स। तो मूल्य घटा अगर तो वो उसको एक तरह का लाभ होगा, उस लाभ को खींच लेगी सरकार टैक्स के द्वारा। और शास्त्री आपको समझाता है कि कंज्यूमर को हर हालत में आप वैसा ही रखिए जैसा कि वो पहले था। अब इसका मतलब ही क्या हुआ कि कंज्यूमर की स्थिति अगर अचानक बेहतर हो गई, अचानक बेहतर हो गई बाजार के कारण, तो उसको सरकार देखते रहती है। अगर बाजार में प्राइस के मूवमेंट के कारण महंगाई बढ़ गई तो कंज्यूमर की स्थिति खराब हो जाएगी, वो हायर इंडिफरेंस कर्व से गिर के लोअर इंडिफरेंस कर्व पर चला जाएगा। तब सरकार क्या करेगी? उसके मौद्रिक आय में उतनी वृद्धि कर देगी ताकि वो जिस कर पर था वहीं चला जाए। इसलिए सरकार बराबर महंगाई भत्ता हर महीने में चेक करते रहती है। जैसे ही इन्फ्लेशन का रेट बढ़ गया, महंगाई दर बढ़ गया, तो उसको महंगाई भत्ता के रूप में, डियरनेस अलाउंस के रूप में, डीए के रूप में सैलरी में रहता है। अब देखिएगा सैलरी है आपका 10,000 और डीए रहेगा 11,000, जोड़ के आपको मिलेगा 21,000। जितना बढ़ता चला जाएगा उसको कंपनसेट करने के लिए, इसलिए 5 साल में फिर से दोबारा स्केल बनाता है। उस स्केल में डीए और जो आपका जनरल बेसिक सैलरी सब मर्ज करके फिर एक नया शुरू होता है। फिर इन्फ्लेशन आता है,
फिर चलता है, और होते होते आज देख रहे हैं कि सबका सैलरी का स्लैब जो है बढ़ गया हुआ है। मौद्रिक रूप में वो जहां था वही है, वास्तविक रूप में जहां था वही है, लेकिन मौद्रिक रूप में उसका सैलरी बढ़ गया। आज से 50 साल पहले देखिएगा तो हम लोग जब नौकरी ज्वाइन किए थे उस समय सैलरी था 535 रुपया प्रति माह, और डिप्टी कलेक्टर का सैलरी था 400 रुपया प्रति माह। तो सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर का सैलरी 535 था। अब बीपीएससी से हम लोग आए, अब बीपीएससी में जो डिप्टी कलेक्टर में गया उसका सैलरी 400 था। तो उस पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग अपने आप को सुपीरियर मानते थे, डिप्टी कलेक्टर से प्रोफेसर का सैलरी ज्यादा है। बाद में मूवमेंट हुआ, सबका सैलरी बराबर हुआ, सबके सैलरी हाइक हुआ, ये आगे के क्रम में हुआ। लेकिन 50 साल पहले की बात है कि 400 सैलरी था डिप्टी कलेक्टर का, अब 535 रुपीज था लेक्चरर का। पटना कॉलेज का लेक्चरर, पटना कॉलेज में आप आए बीपीएससी से तो आपको 535 मिलेगा, बीपीएससी अगर आप डिप्टी कलेक्टर में गए तो आपको 400 मिलेगा। तो उस प्राइस इंडेक्स भी कम था। सोना जो था वो 250 रुपया में 10 ग्राम था। तो इससे आप कन्वर्ट करके देखिए, जो उस समय था वही आज भी है। आज सोना का रेट लीजिएगा तो हो जाएगा 50,000 रुपये, 40,000 रुपये। कितना हजार है सुनीता? अभी 53 या 55 ऐसे था, पता नहीं। 53,000 रुपये। सोचिए कि 53,000 रुपया में एक भरी सोना, तो 535 रुपया में कितना भरी सोना हो जाएगा? 250 के हिसाब से, 250 के हिसाब से 500 में दो 20 ग्राम से ज्यादा होगा, 25 ग्राम, 20 ग्राम रखिए तो 20 ग्राम भी होगा तभी हो जाएगा 56 दूना मैंने 1,06,000। तो अभी जो लेक्चरर ज्वाइन करता है उसको 70,000 सैलरी है, तो इसलिए वो रोता रहता है कि वास्तव में उसका सैलरी होना चाहिए कितना, 1,06,000, 50 साल पहले के बेस ईयर के आधार पर। तो सच्चाई यही है कि सरकार जो है प्राइस के बढ़ने घटने का वो मापन करती है, और जैसे प्राइस बढ़ता है, महंगाई बढ़ता है, तो उसको महंगाई को के प्रभाव को दूर करने के लिए उसको महंगाई भत्ता देती है। कितना भत्ता देगी? उतना ही भत्ता देगी जिससे कि वो इंडिफरेंस कर्व 2 से गिर के 1 पर आया है तो फिर वापस 2 पर चला जाए। अगर इंडिफरेंस कर्व 3 से गिर के इंडिफरेंस कर्व 2 पर आया है तो वापस फिर इंडिफरेंस कर्व 3 पर चला जाए। ये जितना पैसा दिया जाएगा वही कहलाएगा महंगाई भत्ता के रूप में पेमेंट करना, और वही कहलाएगा कंज्यूमर सरप्लस की धारणा का महंगाई भत्ता के संदर्भ में उपयोग करना। महंगाई भत्ता कितना दिया जाए तो उत्तर होगा इकोनॉमिक्स के हिसाब से कंज्यूमर सरप्लस में जितना लॉस हुआ है उसी लॉस की भरपाई की जाए, न ज्यादा न कम। मापन क्या होगा? तो काल्पनिक रूप में वो जिस इंडिफरेंस कर पर था और जहां से गिर के आया नीचे, तो कितना पायदान नीचे आया उतना ही पायदान ऊपर कर दीजिए, उसके लिए जितना उसको कीमत देना पड़े दीजिए। तो वही कहा जाएगा कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति। क्या कहेंगे? क्षतिपूर्ति। आप मान लीजिए कीमत घट गई तो उतना ही पैसा वापस ले लीजिए, उतना ही पैसा वापस ले लीजिए। इसका मतलब हो गया कि प्राइस बढ़े तो उसको दे दीजिए, प्राइस घटे तो उसका वापस ले लीजिए। यही बात आगे चल के हिक्स ने कंज्यूमर सरप्लस को वेलफेयर इकोनॉमिक्स का आधार बना दिया। कहा कि पूरे देश की जनता चाह रही है कि कीमत बढ़ गया तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्या उसके साथ ट्रीटमेंट यही होना चाहिए वो हर हालत में वो चला जाए किस पर, अब जिस इंडिफरेंस कर पर था वहां चला जाए। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे इसका विस्तार से तो इसी बात को आपको बताएंगे। प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन इन इनकम, प्राइस कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम, प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन इन इनकम, प्राइस कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। इक्विवेलेंट वेरिएशन का मतलब है जितना नीचे गिरा है उतना दीजिए ताकि जहां था वहां चला जाए,
तो इक्विवेलेंट वेरिएशन हो गया, आय में इक्विवेलेंट वेरिएशन हो गया। आप प्राइस कंपनसेटिंग वेरिएशन का मतलब हो गया उतना ही काट लीजिए उसका इनकम, जिससे कि प्राइस घटने से वो जहां भागा है ऊपर वापस जहां था वहां आ जाए। प्राइस घटेगी तो कहाँ ऊपर चला जाएगा, हम लोग देख रहे हैं चित्र में। इस चित्र में सोच रहा था पी देंगे, देना पड़ा जीपी, सोच रहा था हम जीई देंगे, देना पड़ा पी, मतलब एक्चुअली वो दे रहा था जीई और चला गया ई पर, पी पर, तो उसको उतना ही हम छीनेंगे। तो इसको हम लोग डिटेल में आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, हिक्स का कंज्यूमर सरप्लस का एडवांस कोर्स जो है। अब देखिए इसी चीज को आगे हम बढ़ाते हैं कि ये मार्शल का कंज्यूमर सरप्लस जो है, मार्शल का कंज्यूमर सरप्लस आप समझ चुके, यही कंज्यूमर सरप्लस है, यही कंज्यूमर सरप्लस है। सब आदमी के समझ में आ गया कि ओएम वस्तु है, मार्जिनल यूटिलिटी है एमई, इतना ही वो देगा, और ये कंज्यूमर सरप्लस है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। अगर मान लीजिए कि बाजार में प्राइस बढ़ गया, P1 हो गया, तो कंज्यूमर सरप्लस खटाक से घट जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस घट जाएगा। मतलब कि कंज्यूमर सरप्लस में ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉस, प्राइस बढ़ने से लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, और यही अब उसको नेट कंज्यूमर सरप्लस मात्र ही मिल रहा है। प्राइस के बढ़ने से कंज्यूमर सरप्लस, ये हो जाएगा न्यू कंज्यूमर सरप्लस। न्यू कंज्यूमर सरप्लस, न्यू कंज्यूमर सरप्लस, और इतना जो है उसका कंज्यूमर सरप्लस छीना गया। तो प्राइस राइज होने से कंज्यूमर सरप्लस जो है छोटा हो जाता है। अगर मान लीजिए बाजार में प्राइस फॉल कर गया, फॉल कर गया, तो कंज्यूमर सरप्लस में इतना के बराबर वृद्धि हो जाएगा। और प्राइस फॉल करने पर पहले से ज्यादा खरीदेगा, एम के बजाय M1 हो जाएगा। ये भी है न्यू कंज्यूमर सरप्लस। न्यू कंज्यूमर सरप्लस इतना प्लस हो रहा है, इतना प्लस हो गया, प्लस डेल्टा CS। तो इसका मतलब हो गया कि प्राइस के घटने पर, प्राइस के घट के P0 हो गया, प्राइस के घटने पर कंज्यूमर सरप्लस में वृद्धि हो गई, प्राइस के घटने पर कंज्यूमर सरप्लस में वृद्धि हो गई, प्राइस के घटने पर कंज्यूमर सरप्लस में वृद्धि हो गई।
मार्शल कंज्यूमर सरप्लस। मार्शल कंज्यूमर सरप्लस दो सिचुएशन हो जाएगा, एक मिनट। changes मार्शल कंज्यूमर सरप्लस changes due to change in price, due to change in price, change in price, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मार्शल कहते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस जो है मार्शल कंज्यूमर सरप्लस चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस घटेगा तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर सरप्लस घट जाएगा। तो कंज्यूमर सरप्लस प्राइस बढ़ने पर छोटा हो जाएगा, प्राइस बढ़ने पर बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पाते हैं कि कीमत के घटने पर कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता है। कंक्लूजन यही निकला कि प्राइस फॉल्स कंज्यूमर सरप्लस increases, price falls, consumer surplus increases। और उल्टा हो जाएगा, प्राइस राइजेज तो कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीजेज। प्राइस राइजेज, प्राइस राइजेज कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीजेज। Price falls, consumer surplus increases, price rises, consumer surplus decreases। Consumer surplus changes due to change in price। तो मार्शल का अगर है तो उसमें चित्र केवल मार्शल का चित्र आया हुआ है कंज्यूमर सरप्लस, और बताएंगे कि इसका व्यवहारिक महत्व है। महंगाई भत्ता जो दिया जाता है वो कंज्यूमर सरप्लस को अगर घटा रहा है तो वापस लाने के लिए कोई आमदनी बढ़ाई नहीं जाती है, एज इट इज, जैसा था वैसा, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, जैसा वो पहले था उसी कंडीशन उसको लाने के लिए ऐसा किया जाता है, नाइदर बेटर ऑफ नॉर वर्स ऑफ देन बिफोर। तो एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जो आजकल वेज फिक्सेशन में ये जोड़ा रहता है। तो महंगाई के बढ़ने पर सरकार इस बात को देखेगी। अब इसका लास्ट डायग्राम आप देखिए। क्या आवाज कर रहा है सर? आवाज हरि कर रहा है गोविंद जी किसी आप का? म्यूट
माइक में कर। आप म्यूट रखिए, आप हरि गोविंद जी म्यूट करिए। म्यूट कीजिए, किसका बजता है भाई? बोलिए ना सर, म्यूट करेंगे, वो डिस्टर्ब लग। म्यूट करो जी, हरगोविंद म्यूट करो, म्यूट करो। ये कंज्यूमर सरप्लस दोनों हम लोग मिक्स कर दिए। ये हिक्स का हो गया ऊपर वाला। मार्शल कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस मार्शल का है और इसी में कंज्यूमर सरप्लस ये हिक्स का है। कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा एपीई। कंज्यूमर सरप्लस हो गया APE।
PE, हिक्सियन कंज्यूमर सरप्लस हो गया PE। मार्शल कंज्यूमर सरप्लस हो गया APE, हिक्सियन कंज्यूमर सरप्लस हो गया PE। कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों को एक साथ दिखलाया गया है। क्वांटिटी है OM, प्राइस है P, और इस प्राइस पर APE कंज्यूमर सरप्लस है और इसी प्राइस पर कंज्यूमर सरप्लस है PE। चित उतर गया? जी जी सर। सर। हाँ ठीक है। इस सारे चित को शॉर्ट में आएगा तो यही बना देगा आदमी 10 नंबर अरे का। सारा चीज बना दोगी उसी में, अभ्यास हो जाने पर समय थोड़ी लगता है, 1 मिनट 1.5 मिनट। जी सर। कोई आदमी 5 मिनट में एक चित्र बतावेगा और रबड़ से मेटा मेटा के फूंक फूंक के थूक से मेटावेगा, सीधा करेगा। तुम उतने देर में 5 गुना 7 को ठोक दोगी। तो इसलिए हम सारा चीज धीरे धीरे पास ऑन कर रहे हैं। 80% लाने के लिए हर तरह से सजग रहना पड़ेगा और ब्रेन को खोल के रखना है। मार्शल हिक्स का नाम एक साथ आ गया तो जोड़ के दे दोगी तो प्लस पॉइंट हो जाएगा। अलग भी रहने पर इंप्रूवमेंट में दे दोगी कि मार्शल ने के बात को कितना भी क्रिटिसाइज किया जाए, हिक्स ने इसे पुनर्स्थापित कर दिया। तो लिखा रहता है कि हिक्स ने कैसे पुनर्स्थापित किया, तो ये पुनर्स्थापित हो गया। जिस मार्शल अमेरिकन इकोनॉमिक्स किताब में कंज्यूमर सरप्लस को स्थान नहीं दिया जाता है, कहता है ये बकवास है, ये सब ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट का नकारापन है कि आपका पैसा है आपके पॉकेट में है, कहता है सरप्लस है। तो ये आपका ही पैसा है तो क्या है। तो इसी चीज को देखते हुए हिक्स ने इसको एक नया मोड़ दिया और इसको हम लोग फिर अगले क्लास में इसको और आगे की ओर बढ़ाएंगे। दैट्स ऑल। चित्र को खींच के भेजिएगा, तो आज भेजिए, कल भेजिए, सब आदमी भेजिएगा जरूर। जी सर। ठीक है? जी सर। ओके। ओके। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर।